हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए कि इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू। तो अभी तक इस चैप्टर में हम क्या क्या कर चुके हैं, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो है इनके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने इसके ग्राफिकल मेथड, जो इसके ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो भाई, अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं बीज गणितीय विधि के बारे में, कि बीज गणितीय विधि क्या है, और उसके आधार पर जो उदाहरण है वो देखेंगे। बीज गणितीय के पहले टाइप देखेंगे भाई कितने प्रकार के ये होते हैं मेथड। ठीक है, पहले उसको देखा जाएगा, उसके बाद उसके आधार पर उदाहरण जो है एनसीईआरटी के वो सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में हम उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कंसेप्ट वीडियो। कंसेप्ट मतलब बीजगणित क्या होता है, इसकी विधियां कौन कौन सी है, इसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और साथ में उसके उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ हम बात करते हैं भाई बीज गणितीय विधि, जिसे कहा जाता है अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, ये क्या है, सामान्यतः दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो बीज गणितीय विधियाँ काम में आती है वो कौन कौन सी है भाई। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये है विलोपन विधि मतलब मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और उसके बाद आपका आता है कि वज्र गुणनखंड गुणन विधि जो है, ये क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं भाई कौन सा मेथड है, क्या करता है, किस मेथड में क्या चीज़ होती है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि जो है, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो दो समीकरण, जैसे कि हमने पढ़ा है कि भाई दो समीकरण होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक समीकरण में से x या y का मान, यानी कोई भी चर का मान निकालते हैं और दूसरे में जाकर उसको रख देते हैं। ठीक है, दूसरे में रखते हैं जिससे कि वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चर का मान दूसरे चर के पादों में व्यक्त कर प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हल किया जाता है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर क्या है, y प्लस में x बराबर में 3 है, और यहाँ y प्लस में 2x बराबर में 5 है, ये लिखा है आपके पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। यहाँ से y का मान क्या निकला, 3 माइनस में x है, ये पहले समीकरण से निकला है, और इसको उठा के इसमें रख देंगे। जो y का मान आया है उसको उठा के दूसरे समीकरण में रख देंगे, यानी पहले समीकरण में से x या y का मान निकाला और दूसरे समीकरण में रख दिया। जैसे कि हमने इस उठा के इसमें रखा, तो क्या हो जाएगा, y का मान 3 माइनस x है, उसको यहाँ रख देंगे, तो 3 माइनस में x प्लस में 2x और बराबर में 5 है। इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं 2x में से x गया, कितना बचा, 1x बचा। चलो भाई 1x बचा, इस 3 को उठा के उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, जिसे कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, उसको हम करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड पर ही आज के एग्जाम्पल जो हम करने वाले हैं, वो इस मेथड को लेके करने वाले हैं। ओके, चलो भाई, उसके बाद होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, तो विलोपन विधि के बारे में बताऊँ तो विलोपन विधि में विलोपन विधि में क्या है, इसमें भी हम क्या करते हैं, दो समीकरण को रखते हैं। ठीक है, उनमें से उसमें से किसी एक समीकरण को बराबर करके काट दिया जाता है और दूसरे समीकरण का आंसर निकलता है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट, जो अगली प्रश्नावली जो हम करेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, जो वज्र गुणन विधि है जो, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, इसके अंदर ये फॉर्मूला हमारा बनता है, ये दो फॉर्मूले बनते हैं, x का फॉर्मूला ये है और y का फॉर्मूला ये है, और जबकि दोनों समीकरण क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं a1x b1y c1 बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये दो अगर हमारे पास समीकरण होते हैं तो उन समीकरणों का ये फार्मूला होता है और यहाँ से निकलता है। अब बोलोगे सर फार्मूला तो बड़ा खतरनाक है, याद कैसे करेंगे। बेटा फार्मूला जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब इस चीज़ को कराऊंगा, ठीक है, जब हम इसको उसकी अगली प्रश्नावली, जो लास्ट प्रश्नावली है, उसमें जब हम करेंगे, तब मैं इसके फॉर्मूले को भी ड्राइव करके दिखाऊंगा भाई कैसे बना है और कैसे आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि को रटने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, एक बार समझो, चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ओके, चलो भाई ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम इसके उदाहरण के क्वेश्चन। भाई उदाहरण के क्वेश्चन कैसे होंगे सॉल्व, तो यहाँ हम बात करें, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है।
तो इसके अंदर हमारे पास ये दो समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण है, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। अब इसने क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज कर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, x या y का मान निकाल लेते हैं, एक से और दूसरे में रख देते हैं। अब देखो इससे x का निकालो कि इससे x का निकालो, आप किसी से भी x का निकालो या y का निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे भाई कहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए, भाई ये करेंगे भाई, कोशिश हमें यही करनी है भाई चीज़ें आसान हो, बिल्कुल मज़े में हो, ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो दूसरी समीकरण है, तो यानी हम कहेंगे समीकरण 2 से 2 की बात करें तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है 3 - 2 भाई, ये निकल गया। ठीक है ना, समीकरण 2 से निकल गया। अब हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ मैंने x का मान निकाला, इसको उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखो भाई 1 में रखते ही क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई x का मान है, x का मान कितना है, तो 3 - 2y है। तो यहाँ 7x था तो मैंने 7 लिखा, और x की जगह क्या लिखूंगा, 3 - 2y। ठीक है भाई, ये आ गया। माइनस में 15y है और बराबर में 2 है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इस 7 को अंदर गुना करेंगे तो 7 × 3 = 21, और 7 को अंदर गुना करेंगे 7 दूनी 14y, और माइनस में 15y और बराबर में 2, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब इस 2 को उठा के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 21 - 2 हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, -14 और -15 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब 14 और 15 जुड़ते क्या हो गया, 19 हो गया, वो भी माइनस का, 19 नहीं होगा 29 हो गया। ठीक है, वो भी माइनस का, और उठ के वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ जाते ही कितना हो जाएगा, प्लस में 29 हो जाएगा। भाई माइनस वाला जब बॉर्डर पार करेगा उधर तो माइनस का तो प्लस होना ही है। ठीक है, तो यहाँ हमने 29y कर दिया, और यहाँ कितना आ गया, ये आ गया हमारा 19 आ गया। ठीक है, अब इस 29 को नीचे ले आएंगे तो ये 29 आ जाएगा, और ये हमारा y आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ ये चीज़ डन हो जाती है हमारी। तो 7 × 21, 7 दूनी 14, यही था ना हमारे पास। ठीक है, और 15y। चलो भाई, नो प्रॉब्लम। इस y के मान को उठाकर हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो, किसी में रख दो। तो हम किस में रखते हैं भाई, y के मान को उठा के हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो दूसरा समीकरण क्या है, तो ये है, तो x प्लस में 2 और y है 19/29। ठीक है, यही है, ये हमारे पास आ गया। बराबर में कितना है, 3 है, तो हमने लिखा बराबर में 3। ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरे को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो दूसरी तरफ मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38/29 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 29 × कितना हो जाएगा, तो 3 × 9 90 87 87 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आ रहा है हमारा 87 माइनस में 38/29, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो 87 में से 38, 87 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई इसको घटाते ये आ सकता है, ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर x का आंसर कितना आ गया, 49/29 आ गया। ओके, तो x का आंसर 49/29, y का आंसर 19/29, ये दो चीज़ें आ गई हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने किया है भाई x का मान निकाला है दूसरे समीकरण में से और पहले में उसको डाल दिया। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक में से मान को दूसरे में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ओके, चलो भाई, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 के लिए, मतलब जो प्रश्न 1 पूछा गया था 3.1 में, उसमें क्या पूछा गया था भाई, क्वेश्चन भी हमने यहाँ लिखवा दिया। ठीक है, कि भाई आप यहीं देख सको, पुराने पीछे ना जाने पड़े। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अर्थात आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व कहता है। तो भाई इसको पहले मैं लिखता हूँ, मैं इसमें यहाँ पे माना आफ्ताब
की आयु, भाई आफताब की आयु को हमने मान लिया है x साल, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या है, कौन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो पुत्री की आयु देख लेते हैं भाई। पुत्री की आयु, इसको हमने y मान लिया, डन, ये चीज हो गई। अब ये क्वेश्चन में कहता क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले की बात है, तो 7 साल पहले क्या कहेंगे भाई, मानो x और y मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 7 साल पहले की बात है, मतलब भाई 7 साल पहले कितने होंगे, तो भाई अभी अगर मान लो आप 15 साल के हो तो 7 साल पहले कितने होंगे, तो 7 साल पहले भाई 8 साल के हो जाओगे, यही होगा। मतलब कोई भी इंसान जो है वो जितना भी एज है 7 साल पहले 7 कम हो जाएगा। तो फिलहाल इनकी आयु x है, तो क्या करें हम, तो इसमें से भी 7 घटाना पड़ेगा, तो हमने इसमें से 7 घटा दिया, इसमें से भी 7 घटा दिया, यानी 7 साल पहले की बात है तो दोनों 7 कम रहे होंगे। ओके, तो ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना, जितनी भी आयु उसकी है उसके 7 गुना आयु के बराबर था। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो समीकरण हमारे पास एक आ रही है, यहाँ के हमने 7y माइनस में 49 आ गया, ठीक है। इस 7y को उठा के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस में 7y, और यहाँ -7 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये +7 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -48, 7 दोनों, हाँ -48 42 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। जैसे ही माइनस वाला इधर जाके प्लस होगा तो ये -42 आ जाएगा। ये तो हमारी पहली समीकरण होगी, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी मैं कहूँ यहाँ पर x है और y है, y है, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष दोनों में जुड़ेगा भाई, अब से 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा, मतलब क्या कह रहा है आफताब की भाई 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मतलब यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये आएगा 3 गुने के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो x प्लस में 3 बराबर में 3y और प्लस में 9 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस 3y को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस में 3y बराबर में 9 माइनस में 3 आएगा, ये 3 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो 9 माइनस 3 आएगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसमें x माइनस में 3y बराबर में 6 आ जाएगा, डन, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ हमने देख लिया भाई ये समीकरण दूसरी आ गई है और ये समीकरण पहली थी, ठीक है। अब हमें करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि आप आ रहा है प्रतिस्थापन विधि, इससे हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल ही लेते हैं, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो x का मान आएगा 6 प्लस में 3y आएगा, x का मान यहाँ से आएगा 3y उठ के दूसरी तरफ जाएगा 6 प्लस में 3y आएगा, तो यहाँ से हम कहेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई x के मान को समीकरण 1 में रखा गया, तो x का मान ये है 6 प्लस में 3y, इसको उठा के हमने समीकरण 1 में रखा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई x का मान 6 प्लस 3y यहाँ रखा जाएगा, तो हम कह सकते हैं 6 प्लस में 3y माइनस में 7y, यहाँ है 6 प्लस में 3y माइनस में 7y, और उसके बाद आएगा बराबर में है 42 माइनस का, ठीक है। 6 प्लस में 3y आया माइनस में 7y बराबर में 42 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 3 में से 7 गया, कितना बचा, तो 3 में से 7 गया तो -4y बचा, और इस 6 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा भाई, माइनस उधर जाएगा, नेगेटिव में ही आएगा, लेकिन नेगेटिव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -6 इधर आके -42 के साथ जुड़ के -48 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं 4 का मान, y का मान कितना आएगा, तो 48/4 आएगा, और 4 से 48 कितने पे कटता है, 12 चौक 48, 12 पे कट जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसे 12, y का मान 12 आ गया, डन। y का मान यहाँ पर 12 आ गया है, तो y के मान को उठा के जब समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखो चाहे 1 में रखो, कहीं भी रख दो, आंसर आपका आ जाना है, ठीक है। तो निकालते हुए इसको हमने क्या किया, समीकरण 1, अब लिखेंगे y के मान को समीकरण किस में रख दें भाई, दूसरे में रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख देंगे हम। ओके, तो भाई y का मान क्या था हमारे पास, तो y का मान 12 था। समीकरण क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y बराबर में 6। तो x माइनस 3y, y का मान 12 था और बराबर में 6। ये भाई y का मान 12 ही है हमारे पास, और यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 36, तो x का मान कितना होगा, इस 36 को माइनस को उठा के इधर लेके जाएंगे, तो 6 प्लस में 36 आएगा, और 36 और 6 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 42 आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान 42 आ गया। ओके, तो इसको नोट कर सकते हो भाई, x का मान 42 आ गया है और y का मान 12 आ गया। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लेकर के चलते हैं भाई। उसमें पिछले क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे कराया जा रहा है बार बार, ठीक है। इसमें क्या कहा है भाई, 3.3 के उदाहरण 2 को लेकर, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है, ठीक है। तो इसको मैं हल करता हूँ, तो हल में क्या आ जाएगा, माना पेंसिल जो है का मूल्य, पेंसिल का जो मूल्य है वो 2 है, वो सॉरी x है, ठीक है। x रुपीज़ में कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या है, रबड़ है, रबड़ का मूल्य इसको हमने कर दिया है y रुपीज़ है, ठीक है, डन। चलो भाई, अब इसने कहा है 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है, यानी 2 पेंसिल 2 है, और पेंसिल क्या है हमारे पास, तो x है, 2 पेंसिल हो गया, और 3 रबड़, रबड़ कितना है, तो y है, और ये मिलके 9 रुपये आ रहे हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। उसके बाद क्या कहा है भाई इसने, 4 पेंसिल और 6 रबड़ मिलकर 18 रुपये का आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं 4 पेंसिल और 6 रबड़ मिलकर 18 रुपये का आ रहा है। ये 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हमें हल करना है, और उसके बाद देखते हैं भाई कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। इसने क्या रखा है, नहीं कहा, कोई बात नहीं, हमें प्रतिस्थापन से ही करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, पहले वाले से x का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे समीकरण एक से, समीकरण 1 से क्या किया गया है, तो हम इसमें लिखेंगे भाई 2x बराबर में हो जाएगा 9 माइनस में 3y, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 3y बटे में 2 आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके भाई, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर इस x के मान को दूसरे में पुट कर देते हैं, दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 2 में रखने पर, 1 से तो हमने निकाला है ना, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई x का मान हमने जो भी निकाला है उसको समीकरण 2 में, याद रखना अगर आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला तो फिर 1 में ही मत रख देना, नहीं तो फिर वो नहीं निकलेगा, फिर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब x का मान निकाला है उसको समीकरण 2 में, दूसरे में रखना है, 1 से निकाल कर दूसरे में रखना है, ये चीज़ याद रखना। x का मान जो है हम यहाँ रखते हैं तो 4 है, और x की जगह लिख सकते हैं 9 माइनस में 3y और बटे में 2, ठीक है, प्लस में 6y और बराबर में 18, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। यानी हमने क्या किया, इस x की जगह x का मान उठाकर रख दिया इसमें, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 से ये 4 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, ओके। 2 को जब अंदर गुना करेंगे 9 दूनी 18 आएगा, 2 को जब यहाँ गुना करेंगे 3 दूनी 6y आ जाएगा, प्लस में 6y है, बराबर में 18 है। अरे वाह, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ से आपने देखा 6y से 6y तो कट गया, अब 6y से 6y कट गया तो क्या बचा, ये तो बचा 18 बराबर 18। अब हमें लेफ्ट साइड राइट साइड थोड़ी बराबर करना था, हमें तो x और y का मान निकालना था ना, मतलब इस समीकरण से हमें x y का मान निकल जाता तभी तो बात है सही, ठीक है। लेकिन x और y का मान नहीं निकल पा रहा, ऐसा क्यों नहीं निकल पा रहा भाई, कुछ तो रीजन रहा होगा, हमने कुछ गलती की है। तो गलती हमने कुछ भी नहीं की है, जो चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। क्यों भाई, यहाँ पे क्या है, फिर बोलोगे सर x y का मान तो निकला नहीं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमने जब x का ये मान रखा था
तब लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, यानी कि y के किसी भी मान पर, कोई फर्क नहीं पड़ता y का कोई भी मान हो, ठीक है ना, y के किसी भी मान पर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं y के किसी भी मान पर, किसी भी का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो कुछ और आएगा, 2 पुट करोगे तो कुछ और आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा, 4 रखोगे कुछ और, तो क्या इसके बहुत सारे हल आएंगे, बहुत सारे आंसर आएंगे क्या इसके? तो भाई हाँ, इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, इसको चेक करना है तो भाई चेक भी कर लेते हैं भाई बहुत सारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भाई बहुत सारे आंसर कब आते थे? एक कंडीशन पे आते थे, संपाति की कंडीशन पे आते थे। अब हम चेक कर लेते हैं भाई क्या ये संपाति है, देखते हैं भाई संपाति है कि नहीं। हम देख पा रहे हैं भाई 2/4 ऐसे चेक करते थे हम, हमने लिखा 2/4, ठीक है, 3/6 ये भी लिख दिया, उसके बाद लिखा 9/18 तो ये भी लिख दिया हमने, ठीक है, ये तीनों बराबर हो गए। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 9 दूनी 18 कट गया, क्या तीनों बराबर आ गए? तो हाँ, तीनों के तीनों बराबर आ गए। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या कहते हैं? उसे संपाति कहा जाता है। और संपाति के अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है y के हर मान पर ये बराबर हो रहा है, यानी इसके हल क्या है? अनंत हल हैं, ठीक है, हर जगह हल हैं इसके। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर खत्म होता है, तो हमें यहीं तक लिखना है। तो यहाँ पर इसके बाद हमें जस्ट लिखना है y के या x तथा y के हर मान पर, सभी मानों पर समीकरण संतुष्ट होता है। संतुष्ट है, ठीक है ना। अर्थात क्या हो रहा है? अर्थात ये हो रहा है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात ये हो रहा है कि भाई इनके अनंत हल हैं, ठीक है, इनके अनंत हल हैं। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 है भाई, 3.2 का उदाहरण नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और अर्थात क्या है क्वेश्चन में? तो अर्थात क्या है, 2 रेल की पटरियां, समीकरण ये और ये दे रखा है आपको, ठीक है, द्वारा निरूपित की गई है, ठीक है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी? क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी? क्या रेल की पटरियां काटती है? नॉर्मली स्ट्रेट में जाती है। अब बोलोगे सर वैसे तो नहीं काटती, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मुड़ना होता है वो तो काटती है, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये जो दो रेखाएं क्या काट रही है, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0, और 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है। एक तो क्या चीज़ है, अगर इसका हल निकल जाता है, अगर इसका हल निकल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक दूसरे को काटेगी। और अगर इसका हल नहीं निकलता है, अगर इसका हल नहीं निकलता तो इसका मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। भाई चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक तो चेक करने का क्या है, तो हम इसको बटे में करके चेक कर लेंगे, जो कि हमने पिछले प्रश्नावली में किया था। क्या किया था मैं वो भी बता देता हूँ भाई। 1/2 यहाँ पे क्या हो, इसका 1 है, इसका 2, 1/2 बराबर में कितना आ रहा है, 2/4, और बराबर में कितना आ रहा है, -4/-12। तो इसमें हम देखेंगे 2 दूनी 4 कट गया, और 4 दूनी 4 तिया 12 कट गया, ठीक है। यानी 1/2, 1/2 और 1/3 ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। इसका मतलब ये समांतर रेखाओं की, जैसे हम समांतर रेखाएं निकालते थे तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता था। फिलहाल हम इसको सॉल्व करके देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है भाई, कि इसका आंसर निकल पा रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं भाई यहाँ से हमने x का मान निकाला, ये हमने पहला लिया और ये दूसरा लिया, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो 4 माइनस में 2y आ जाएगा। इस x के मान को उठा के समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे भाई x के मान को समीकरण 2 में रखा गया,
ठीक है भाई, x का मान है उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान क्या है भाई, x का मान 4 - 2y है। उसको उठा के जब मैंने यहाँ रखा तो हम यहाँ लिख के देख लेते हैं। तो 2 है और x की जगह लिखा 4 - 2y प्लस में 4y माइनस में 12 और बराबर में 0। ये चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। 4y माइनस में 12 बराबर 0। अब इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4y हो जाएगा और ये प्लस में 4y आ जाएगा और माइनस में 12 बराबर में 0 यार, ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4y से 4y कट गया, 8 में से 12 गया, -4 बचा बराबर में 0। क्या ये कंडीशन ठीक है? क्या ये ऐसा हो सकता है -4 0 के बराबर होता है? तो नहीं होता। तो ये तो इक्वल ही नहीं है, मतलब कंडीशन ही गलत है। यानी x और y का कोई भी मान रख दो इसमें, क्योंकि y तो बचा ही नहीं, ठीक है। y के हर एक मान पर ये बराबर नहीं हो रहा, y के किसी भी मान पर ये बराबर नहीं हो रहा। यानी यहाँ से इस कंडीशन से हम कह सकते हैं तब दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। दोनों का कोई हल नहीं है। अब जब हल नहीं है मतलब दोनों रेखाएं आपस में नहीं काट रही, यानी हम कहेंगे दोनों पटरियां जो हैं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है भाई। ये आ गया, एक दूसरे को पटरियां नहीं काटती। तो यहाँ पर ये चीज़ें डन होती है। ये पूरा नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कि भाई जब भी ऐसी कंडीशन आए, इस तरह की कंडीशन आए, ठीक है, तो इसका मतलब इसका हल नहीं निकलेगा। और अगर लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए तो उसके अनेक हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे, ठीक है। चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो हैं उदाहरण वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हो गए हमारे पे। साथ ही हमने यहाँ पर देखा आज के लेक्चर में कि भाई प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज़ में आती है, कैसे हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रश्नावली करेंगे और प्रश्नावली में देखेंगे भाई जो NCERT के अंदर दिए हुए हैं किस किस तरह के क्वेश्चन है, कौन कौन से टाइप के हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ओके, तो बस साथ में जुड़े रहना। और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन ने आप लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की का ऐप भी, जो कि आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है। तो आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल जो है उसमें सर्च करके मैग्नेट ब्रेन का ऐप भी देख सकते हैं, ठीक है। और उस ऐप के अंदर खास बात क्या है, मेन चीज़ ये कि खास बात क्या है, तो खास बात ये है वेबसाइट और उस ऐप के अंदर कि आपको मिलने वाला है सारा डाटा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। यानी आपके वीडियो लेक्चर्स जो भी हैं वो सब कुछ बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा नहीं, देखो कई बच्चों के कमेंट आते थे कि यूट्यूब पर बहुत से डाटा ऐसे होते हैं, मतलब वीडियोस ऐसे, मुझे मान लो कोई पुरानी वीडियो देखनी है तो फिर वहाँ पे इतनी भीड़ है कि भाई कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। यानी कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, सब सेक्शंस अलग अलग बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो 10वीं कक्षा को सिलेक्ट कीजिए, कोई और दूसरी क्लास में पढ़ता है तो वो 9th को, 11th को, 12th को इस तरह से अलग कर सकता है, ठीक है। हिंदी मीडियम का ये है, इंग्लिश मीडियम में और भी बहुत से हैं। यानी जिसको जो भी चाहिए वो चीज़ यहाँ मिलेगी। यानी मतलब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, तो इसमें आगे क्या है, तो जैसे ही आपने 10वीं कक्षा को क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखोगे इसमें जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सबके सब विजुअल हो जाएंगे। ओके, उनके किसी भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट गया है, वो पढ़ना चाहते हो तो उसमें क्या करोगे, यहाँ पर उस सब्जेक्ट को चूज़ करोगे। जैसे कि मान लो कोई मैथ्स में आपका छूट गया तो मैथ्स में क्या करोगे, गणित के नीचे यहाँ वॉच नाउ मेरे सामने है, वहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप देखेंगे कि हमने जो जो चीज़ें कंप्लीट करवा रखी है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमने चैप्टर से कंप्लीट करवा रखे हैं। इस चैप्टर को आप क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, आपको 1 शॉट वीडियोस मिलेगी और भी बहुत सी चीज़ें मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसी तरह से
आप लोग ये चीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में भी जो भी हैं उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप भी आइए यहाँ पे और इसका फ़ायदा उठाइए। ओके, चलो भाई। और बाकी आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को भी आप अपनी जानकारी में सजेस्ट कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। आप तो उठा ही रहे हैं, तो वो भी उस फ़ायदा उठाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।